हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा सेंटर में। तो क्राउन सामान्य ज्ञान वीडियो सीरीज़ का ये विश्व भूगोल का छठा वीडियो होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 5.6 वायुमंडल को देखेंगे, यानी एटमॉस्फेयर को देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपका स्टेट पीसीएस तक के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए, वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। यह प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण संगठक है, क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारियों को अस्तित्व के लिए यानी जीने के लिए इसमें सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा और जल जो है प्राप्त होती है। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी का तल है, तो ऊपर में जो भी ये फैला हुआ है गैसीय वातावरण, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न पूछते हैं बेसिकली वायुमंडल के प्रमुख घटक से अलग अलग जो वायुमंडलीय सतह है उससे, तो आगे देखेंगे उसको। देखिए, पृथ्वी की सतह से लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु की रचना गैसों के अनुपात में अधिकतर एक सी है। जो कौन कौन सा है देखिए। वायुमंडल में गैसों की मात्रा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, कई बार पूछता है तो आपको रिवीजन में आसानी होगा। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78.3%, उसके बाद ऑक्सीजन आता है लगभग 21%, फिर आर्गन है। देखिए, दो चीज़ तो जनरली आप याद रखते हैं कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है फिर ऑक्सीजन है, लेकिन कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको तीसरा, चौथा, पाँचवा पूछ के। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर आर्गन है 0.932%, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मात्र 0.03% है। सबसे कम जीनोन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके। तो नाइट्रोजन, जिसका फॉर्मूला होता है N2। तो नाइट्रोजन जीवमंडल के जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि यह जो है एमिनो अम्ल यानी एमिनो एसिड का संगठक है, जिससे कि प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रश्न पूछ देता है कि निम्न में से किससे प्रोटीन का निर्माण होगा, ऑप्शन दे देगा अलग अलग, उसमें एक एमिनो एसिड भी डाल देगा, तो आंसर क्या होगा? एमिनो एसिड होगा। तो इस तरह से कहीं से भी प्रश्न जो है पूछ देगा, तो ध्यान से देखते चलिए। देखिए, जीव नाइट्रोजन को प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर सकते, बल्कि लेग्यूमिनस पौधे एवं शैवाल की प्रजातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, दूसरा गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रासायनिक दृष्टि से अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि यह ऑक्सीकारक की प्रक्रिया से अन्य तत्वों के साथ तुरंत मिल जाती है। यह कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग जो है श्वसन क्रिया, जीवाश्म ईंधन एवं लकड़ी को जलाने में होता है। कोई भी जब चीज़ जलती है तो उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तीसरा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड की दो भूमिका है। पहला देखिए, तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। दूसरा देखिए, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेशी सूर्य विकिरण के लिए पारदर्शी होती है, लेकिन वही गर्मी पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है और पुनः वापस लौटा देती है, जिसके कारण जो है हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। यानी जो होता है हरित गृह प्रभाव का जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। इसके कारण धरातल के तापमान में जो है वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, जिससे भूमंडलीय उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या होगा? एक कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत। ओजोन वास्तव में ऑक्सीजन के अणु आइसोटोप यानी O3 होता है। ऑक्सीजन का ही एक अणु आइसोटोप होता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। डिस्टेंस याद रखिएगा। परंतु इसका जो सर्वाधिक सांद्रण है यानी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, वह 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। सबसे बड़ा प्रयोग आपका महत्वपूर्ण चीज़ है ओजोन के लिए कि यह जो है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें, कौन सा किरण? परावैंगनिक किरण को अवशोषित करके कैंसर जैसी बीमारी से बचाती है।
ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी। देखिए ओजोन जो है धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, नहीं कम रहा है, उसमें सघनता में कमी आती है। उसका कारण क्या क्या है? तो सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, फिर हैलोजेंस और फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये तीनों चीज़ याद रखिए, काफ़ी बार पूछता है कि निम्न में से कौन जो है ओजोन क्षरण का कारण है, तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पांचवा देखिए जल वाष्प। तो वायुमंडल में जल वाष्प 0 से 4% तक पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति यह भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। धूलकण ये भी वायुमंडल में होते हैं। तो यह वायुमंडल में आर्द्रता ग्रही नाभिक के रूप में महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके चारों ओर जल वाष्प का संघनन होता है। धूलकण के कारण ही सूर्य की किरणों का प्रवर्तन एवं प्रकीर्णन होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सूर्य की किरणें का जो प्रवर्तन और प्रकीर्णन की घटना होती है वो धूलकण के कारण ही वायुमंडल में होता है। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना किस प्रकार का है। तो बेसिकली जो है वायुमंडल की संरचना को टेम्परेचर के आधार पर 5 मंडलों में बांटा गया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब एक एक मंडल को देखिए उसकी विशेषता क्या है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। देखिए क्षोभ मंडल, जिसको परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश टर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी आपको इंग्लिश ही सिर्फ दे देगा, हिंदी में भी ट्रोपोस्फीयर ही लिख देगा। देखिए तो यह जो है क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होती है, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा गया। तो जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं परिवर्तन होती है कौन सी मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। अगला पॉइंट देखिए, इस परत में यानी क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है कमी आती है। इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर में कमी आ जाती है। ठीक है, कमी आ जाती है। क्षोभ सीमा, तो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल को अलग करती है। इसकी निचली सीमा में जेट पवनें चलती है। दूसरा है समताप मंडल। तो क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत जो भूमध्य रेखा के ऊपर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ यही समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में देखिए क्या क्या है। तो इस परत के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इसको तापमंडल कहते हैं। यह मौसम संबंधित घटनाओं से मुक्त, यानी समताप मंडल में कोई भी मौसम संबंधित घटनाएं नहीं होती है। यानी बारिश जब हो रही है उस समय भी जो प्लेन उड़ती है, वायु आपका जो एरोप्लेन है वगैरह है उड़ते रहती है, उसका कारण यही है कि यह समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है, ना कि क्षोभ मंडल में। तो मौसमी संबंधी घटनाएं तो होती नहीं है समताप मंडल में, तो आसानी से उड़ते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस जो है पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। कभी कभी समताप मंडल के निचले भाग में मुक्ताभ मेघ यानी मदर ऑफ पर्ल क्लाउड विकसित होते हैं। तो पूछते मुक्ताभ मेघ कहाँ पर होते हैं, बनते हैं, विकसित होते हैं? तो आंसर होगा समताप मंडल में। समताप मंडल की बाहरी सीमा को समताप सीमा कहा जाता है। तीसरा देखिए मध्य मंडल यानी मेजोस्फीयर। तो मध्य मंडल का जो विस्तार है सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मोसोपॉज कहते हैं, जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। चौथा देखिए आयन मंडल। ठीक है, देखिए पृथ्वी सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंग का प्रवर्तन होता है। आयन मंडल में ऊंचाई के साथ कई परतें पाई जाती है, जैसे कि DEF और G परत। देखिए ये DEF G परत क्या क्या है। देखिए डी परत, तो यह निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का प्रवर्तन करता है। ई परत जो है
वह मध्यम और उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परिवर्तन करेगा, और एफ जो है वह उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंगों का परिवर्तन करेगा। वहीं जी परत के बारे में आप देखिए तो यह जो है 400 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। पांचवा देखिए, जो सबसे ऊपरी मंडल है उसको बाह्यमंडल के नाम से जाना जाता है, यानी एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्यमंडल कहलाती है। यहाँ जो है हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है। इस परत में गैसें अत्यंत विरल होती है, यानी काफ़ी डेंसिटी उसका कम होता है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। चलिए अब देखेंगे अगला टॉपिक, वो है सूर्य तप यानी इंसोलेशन। देखिए सूर्य तप क्या होता है, तो सूर्य पृथ्वी तथा वायुमंडल की उष्मा का प्रधान स्रोत है। सूर्य जो है पृथ्वी और वायुमंडल की उष्मा का मेन स्रोत वही है। ठीक है, सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी उसकी कुल ऊर्जा का जो है देखिए इतना भाग ही प्राप्त कर पाती है, फिर भी कितना गर्मी होता है धूप होने पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है प्रश्न में। ठीक है, 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा जो है पृथ्वी सूर्य से प्राप्त करती है। नेक्स्ट देखिए वायुमंडल का तापन। तो वायुमंडल की ओर तापन क्रियाएं संवहन, संचालन, विकिरण और अभिवहन है। अब एक एक देखेंगे क्या होती है संवहन, क्या होता है आपका संचालन। पूछेगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा कि ये किस प्रक्रिया के द्वारा तापमान का जो है या हीट का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए कन्वेक्शन क्या होता है, नहीं संवहन क्या होता है। तो जब वायु पृथ्वी के संपर्क में आकर के गर्म होती है तब वह लंबवत उठ जाती है और वायुमंडल में ताप का संचार करती है। वायुमंडल में लंबवत तापन की प्रक्रिया जो है संवहन कहलाती है। दूसरा देखिए संचालन। संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ से होकर ताप सीधे अनुसंगत के द्वारा एक उच्च ताप बिंदु से न्यून ताप के बिंदु तक स्थानांतरित होती है, किंतु स्वयं पदार्थ का संचालन नहीं होता। जब धरातल विकिरण का अवशोषण करती है और ऊपर की वायु तापमान को गर्म करती है, संचालन उष्मा के एक भाग को वायु की निचली परत में स्थानांतरित कर देती है और वायु उष्मा का एक घटिया चालक है। यानी वायु जो है उष्मा का काफ़ी खराब चालक है, ज़्यादा टेम्परेचर को ट्रांसफर। विकिरण यानी रेडिएशन। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पिंड ताप के रूप में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करती है। इसके कारण ताप का जो है हास्र होता है, यानी कमी होती है और ठंडा होता है। पृथ्वी अंतरिक्ष में विकिरण द्वारा ताप को छोड़ती रहती है। दिन के समय सूर्य से प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी के द्वारा छोड़े गए ताप की मात्रा से अधिक होती है, इसीलिए जो है दिन का तापमान ज़्यादा रहता है, जबकि अधिकतम नहीं पहुंच पाता। रात्रि में इसकी विपरीत अवस्था होती है, ताप कम होता है जब तक कि न्यूनतम तक नहीं पहुंच जाता। चौथा देखिए वह है अभिवहन, एडवेक्शन जिसको कहा जाएगा इंग्लिश में। ये क्या होता है देखिए, वायु में क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली विभिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। अगला पॉइंट देखिए एल्वेडो, ये क्या होता है, तो एक ज्योतिहीन वस्तु पर गिरने वाला सौर विकिरण का समानुपात जो वह वस्तु परिवर्तित करती है एल्वेडो कहलाता है। पृथ्वी का एल्वेडो जो है 0.3%। पूछ सकता है आपको पृथ्वी का एल्वेडो कितना है, तो आंसर होगा 0.3%, अर्थात सौर विकिरण का 30% वापस अंतरिक्ष में परिवर्तन हो जाता है। ऊष्मा बजट देखिए क्या होती है, तो सूर्य ताप तथा पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी का औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को ऊर्जा बजट कहते हैं। धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांश,
समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, स्थल एवं जल का असमान वितरण, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें तथा धरातल का स्वभाव महत्वपूर्ण। नेक्स्ट देखिए, समताप रेखा आइसोथर्म्स क्या होता है। तो मानचित्र पर समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको समताप रेखा। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान, यानी जहाँ जहाँ का जो टेम्परेचर है बराबर है उसको मिलाने वाली रेखाएं समताप रेखा कहलाएगी। यह रेखाएं जो है सीधी होती हैं, लेकिन समुद्र तट के पास इनमें जो है झुकाव आ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता के कारण समताप रेखाएं सीधी रेखाओं के रूप में होती है। जब ताप रेखाएं नजदीक होती है तब वे तीव्र ताप प्रवणता को प्रदर्शित करती है। गर्मी के समय स्थल से सागर की ओर जाने वाली समताप रेखा भूमध्य रेखा की ओर तथा सर्दियों में जो है यह ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। चलिए आगे हम देखेंगे वायुदाब एवं आगे देखेंगे क्या, वायुदाब एवं पवन संचार को। देखिए वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है। तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब को किस में मापा जाता है, बैरोमीटर से। इंपॉर्टेंट है, वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। सामान्यतः समुद्र तल पर वायुदाब जो है 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दबाव के बराबर होता है। जलवायु वैज्ञानिक वायुदाब को जो है मिली बार में मापा करते हैं। अगला देखिए समदाब रेखा, आइसोबार, जैसे पीछे हमने पढ़ा था समताप रेखा, तो उसी तरह समदाब मतलब दबाव जो है बराबर होगा। तो समदाब रेखा वह रेखा है जो समुद्र तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाती है। समदाब रेखाएं दाब प्रवणता को दर्शाती है। दूरी की प्रति इकाई का दाब के घटने की दर को दाब प्रवणता कहते हैं। वायुदाब का महत्व देखिए क्या क्या होता है। तो वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन से ही वायु में क्षैतिज गति उत्पन्न होती है और पवन चला करती है। अगर वायु दाब नहीं बनाएगा तो पवन नहीं चलेगी। पवन तापमान तथा आर्द्रता दोनों को प्रभावित करता है। देखिए वायुदाब की पेटियां इस मानचित्र से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझने में इजी होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले 7 कटिबंध को 4 समूह में रखा गया। टोटल कितने कटिबंध हैं, 7, और उनको 4 समूहों में रखा गया है। पहला देखिए भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। तो यह क्या है, तो यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, भूमध्य रेखा पर वर्ष भर पृथ्वी की जो सूर्य की जो किरणें है वह लंबवत पड़ती है, यानी 90 डिग्री पे पड़ती है, तथा वर्ष भर जो है वहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं, जिसके कारण तापमान अधिक होता है, जिससे हवाएं फैलकर ऊपर उठती है। इनमें निम्न वायुदाब बना रहता है। चूंकि यह निम्न वायुदाब तापमान के कारण होता है, इसे तापजन्य न्यून वायुदाब कहा जाता है। यहाँ पर हवाओं की गति कम होने के कारण वातावरण जो है शांत रहता है, और इसी कारण इस पेटी को जो है शांत पेटी या डोलड्रम भी कहा जाता है। दूसरा देखिए वह है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियाँ। तो यह दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से जो है 35 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। यहाँ लगभग वर्ष भर उच्च तापमान बना रहता है, जिस पर भी यहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। यहाँ उच्च वायुदाब तापमान से संबंधित न होकर पृथ्वी की गति तथा वायु के अवतलन से संबंधित है। इस प्रकार यह उच्च वायुदाब गति जन्य होता है। देखिए जनरली क्या होता है कि जब तापमान उच्च हो तो दबाव निम्न होना चाहिए, लेकिन जो उष्ण वायुदाब की पेटियां हैं 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, वहाँ पे तापमान के साथ साथ दबाव भी ज़्यादा होती है। अगला देखिए अश्व अक्षांश। तो इस पेटी को अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, क्योंकि
प्राचीन काल में जब जलयान इस पेटी पे पहुंचता था तो शांत वायु के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता था। जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ जाता था। ठीक है, इसीलिए उसको क्या बोला गया? अश्व पेटी बोला गया है। तीसरा देखिए, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। तो इस पेटी का जो विस्तार है दोनों गोलार्ध में 45 से 66.5 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है और यह पेटी भी जो है गति जनित है। चौथा देखिए, ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटियां। तो ध्रुवों के निकट निम्न तापमान के कारण वायुदाब उच्च रहता है, अतः यह उच्च वायुदाब तापजन्य होता है। पवन देखिए, पवन यानी हवाएं। तो पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विभिन्नता देखते चलिएगा, एक एक लाइन को देखते चलिएगा। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, दिस दैट बोल के ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके आप देखते चलिए, लाइन बाय लाइन सुनते चलिए। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विभिन्नता के कारण वायु जो है उसमें गति उत्पन्न होता है, जिसे पवन कहा जाता है। यानी जो भी गतिशील वायु हवा हुआ उसको हम पवन कहेंगे। पवन की दिशा एवं गति को दाब प्रवणता, कॉरियोलिस बल और अभिकेंद्रीय त्वरण तथा भूतल से घर्षण प्रभावित करते हैं। पवन का प्रवाह सदैव जो है उच्च दाब से निम्न दाब की होता है, कभी भी निम्न दाब से उच्च दाब की ओर हवा नहीं बहेगी तथा पवन की गति दाब की प्रवणता पर भी निर्भर करती है। यदि समदाब रेखाएं पास पास होगी तो ढाल तीव्र होगा और पवनें तीव्र गति से चलेगी, लेकिन यदि समदाब रेखाएं दूर होंगी तो वायुदाब का ढाल मंद होगा और पवन की गति जो है धीमी हो जाएगी। अब देखते हैं कॉरियोलिस बल क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको डिफिनीशन देगा, ऑप्शन में दे देगा, पूछ कि यह कौन सा बल है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाओं की दिशा में कुछ अंतर आ जाता है, इस घूर्णन से जनित बल को क्या कहते हैं? कॉरियोलिस बल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जब घूमती है तो हवा की दिशा में परिवर्तन आता है उस बल के कारण, घूर्णन के बल जो कारण जो पृथ्वी है जनरेट करती है। और जनरेट क्यों होता है? देखिए, पृथ्वी जो है बना हुआ है तो नीचे में लिक्विड ही है ना, तो जब घूमती है तो उसके कारण एक बल बन जाता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे? कॉरियोलिस बल कहेंगे। अगला देखिए, फैरल का नियम। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, उसी को फैरल का नियम कहा जाता है। अगला देखिए, वाइस वेलेट का नियम क्या होता है? तो जिस दिशा में हवा चल रही है यदि उसी दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में न्यून वायुदाब बाईं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा और ये कहलाता है वाइस वेलेट का नियम। नेक्स्ट देखिए, पवनों के प्रकार। तो पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार की पवनें पाई गई है। पहला देखिए, प्रचलित पवनें। तो वायुदाब के अक्षांशीय अंतर के कारण एक कटिबंध से दूसरी कटिबंध की ओर लगातार वर्ष भर यानी सालों भर बहने वाली पवनों को स्थायी या फिर प्रचलित या भूमंडलीय पवन कहते हैं। यह जो स्थायी पवन है वह 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए, सन्मार्गी पवन, जिसको व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। यह जो है 30 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच चलती है। कॉरियोलिस बल के प्रभाव में ये पवनें जो है उत्तर गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी दिशा में चलती है और इसीलिए इसे पूर्वा पवन कहा जाता है। दूसरा देखिए, पछुआ पवनें। पछुआ हवाएं जो है उस प्रदेश में चलती है जो उपोष्ण उच्च भार क्षेत्र या अश्व अक्षांशों के उत्तर में ध्रुवों की ओर स्थित है। इन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन या पछुआ पवन कहा जाता है। पूर्वा पवन को व्यापारिक पवन और पछुआ को प्रति व्यापारिक पवन। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है। दक्षिणी गोलार्ध जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच इन्हें गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है। तीसरा देखिए, ध्रुवीय पवनें।
तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से न्यून वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन कहते हैं। इनका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में ध्रुवों से 65 डिग्री अक्षांश तक होता है। दूसरा देखिए पवन क्या था, सामयिक पवनें, सीजनल विंड्स, यानी जो है एक मौसम में बहती है, तो मौसम जैसे ही बदलेगा ये जो पवनें हैं वो भी बदल जाएगी, तो इस तरह के पवन को सामयिक या फिर सीजनल विंड्स कहा जाएगा। जैसे देखिए पहला हुआ, ये 3 प्रकार का हुआ सामयिक। पहला हुआ मानसून पवनें, तो ये पवन मौसम के अनुसार चलती है। ग्रीष्म में ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जिसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। और शीत ऋतु में ये पवन जो है समुद्र स्थल से समुद्र, यानी ठंडा में उल्टा हो जाता है। गर्मी में समुद्र से स्थल की ओर चलती है और शीत में स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन कहा जाता है उसको, और शीतकालीन वाले को शीतकालीन मानसून कहा जाता है। मानसून पवन जो है भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्र के ऊपर बहती है। दूसरा देखिए समुद्री एवं स्थलीय समीर। समुद्र समीर क्या हुआ, तो दिन के समय स्थल भाग पर अधिक ताप से उत्पन्न निम्न वायुदाब तथा जल भाग पर कम तापमान होने से अधिक वायुदाब स्थापित होता है। परिणाम स्वरूप दिन में सागर से स्थल की ओर पवनें बहने लगती है और इसी को समुद्र समीर कहा जाता है। स्थलीय समीर देखिए, तो रात्रि के समय स्थल भाग शीघ्र ठंडा हो जाता है, जिससे रात्रि में स्थल भाग पर वायुदाब अधिक होता है और जलीय भाग पर कम। इसलिए रात्रि में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है और इसी को स्थलीय समीर कहा जाता है। तीसरा देखिए पर्वत एवं घाटी समीर। घाटी समीर देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में दिन के समय पर्वत के ढाल घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। इस कारण पवन घाटी तलीय तल से जो है पर्वतीय ढाल की ओर बहने लगता है और इसी को घाटी समीर कहते हैं। देखिए पूछ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पवन के प्रकार, लेकिन देख लीजिए आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करने में कई बार जो है ये चीज़ें आपको मदद करेगी। देखिए पर्वत समीर, तो सूर्यास्त के बाद पर्वत ढाल पर से पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि घाटी तल की अपेक्षा तेजी से होता है। इस कारण पर्वतीय ढाल से ठंडी एवं घनी पवन नीचे घाटी में उतरने लगती है और इसी को पर्वत समीर कहा जाता है। तीसरा देखिए स्थानीय पवनें यानी लोकल वाइंड्स। तो किसी भी स्थान विशेष में यानी एक पर्टिकुलर रीजन में जो चलने वाली हवाएं होती है उसको स्थानीय पवन कहा जाता है। जैसे देखिए चिनूक, तो चिनूक का मतलब क्या होता है, हिम खाने वाला। तो यह शुष्क पवन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत की ढाल और कनाडा में चलती है। यह शीतकालीन में हिम को पिघला और सुखा देती है। इस प्रकार पूरी शीत ऋतु में पशुओं को चराने की सुविधा जो है प्रदान करती है चिनूक। चिनूक हेलीकॉप्टर का भी नाम आप सुने होंगे। दूसरा देखिए हिम झंझावत, तो यह अत्यंत शीतल पवन है जिसमें मेघों से हिम वर्षा होती है। यह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अटलांटिका महाद्वीप में चलती है। तीसरा देखिए सिरोको, तो यह अत्यंत उष्ण धूल भरी पवन है जो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चला करती है। यह भूमध्य सागर को पार करने के क्रम में आर्द्रता ग्रहण करती है और माल्टा, सिसिली और इटली तक पहुंचती है। मिस्र में ये पवनें खमसीन, ट्यूसेनिया में, चिली और लीबिया में गिबली के नाम से जाना जाता है। तो पूछ देगा आपको चिली पवन कहाँ पे चलती है, तो ट्यूनिसिया आंसर देना होगा। तो इस तरह से पूछ सकता है आपको, ठीक है। गिबली के नाम से सिरोको को कहाँ जाना जाता है, लीबिया में जाना जाता है। चौथा देखिए फोहन, तो यह जो है एक गर्म और शुष्क पवन है जो पर्वतों के पवनाभिमुख यानी अनुवात ढालों के नीचे की ओर चलती है। यह पवनें उत्तरी अल्प्स पर्वत घाटियों में चलती है और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो है स्विट्जरलैंड में होता है। पांचवा देखिए ब्रिक फिल्डर, तो यह एक गर्म शुष्क पवन है जो ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में दक्षिण पूर्व के तटवर्ती भूमि की ओर ग्रीष्म ऋतु में चलती है। छठा है हर्माटन, तो यह जो है शक्तिशाली उत्तर पूर्वी पवनें
सहारा मरुस्थल से चलती है। जब ये पवनें गुआना तट पर प्रवेश करती है तब ये यहाँ के निवासियों को राहत प्रदान करती है और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इसीलिए इस पवनों को डॉक्टर विंड भी कहा जाता है। सातवां देखिए सिमोम, देखते चलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, प्रश्न कहीं से भी पूछ देगा आपको। तो सिमोम क्या होता है? तो सिमोम जो है उष्ण धूल भरी पवनें होती है जिसका तापमान उत्तरी सहारा में 49 डिग्री से लेकर के 59 डिग्री तक होता है, यानी काफ़ी गर्म होती है। आठवां है मिस्ट्रल। तो मिस्ट्रल जो है ठंडी पवन है जिसका अनुभव रोन की घाटी फ्रांस तथा उसके डेल्टा में प्राप्त होता है। नौवां है पुर्गा। तो यह साइबेरिया की ठंडी उत्तर पूर्वी पवनें हैं। इसकी हिम विशिष्टता के कारण इसे टुंड्रा में इसका नाम से पुकारा जाता है। 10वां है बिलीबिली। तो यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर बहने वाली उष्णकटिबंधीय तीव्र तूफानी पवनें हैं। चलिए देखिए स्थानीय हवाएं, ठीक है, कौन कौन सी हवाएं हैं और कौन सा क्षेत्र को प्रभावित करता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कभी कभी पूछता है। तो ब्लैक रोलर जो है उत्तरी अमेरिका में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड का हो गया। जोंडा ऑर्जेंटीना। हबूब जो है उत्तर पूर्वी सूडान में चलती है। सेंटा एना यह कैलिफोर्निया में, ठीक है, यानी यूएस में। शामल इराक में। सेमूम जो है सहारा और अरब मरुस्थल, पीछे हमने देखा था सेमूम का जो टेम्परेचर है 60 डिग्री तक होता है, तो अब इसलिए गर्म इलाकों में चलेगी। नेक्स्ट देखिए बर्ग। तो यह जो है उत्तरी अल्पस में चलता है। कराबर्न तो सिक्यांग चीन में चलती है। शोलानो स्पेन के तट के सहारे चलती है और लू जो है उत्तरी भारत में चलता है। अगला देखिए ठंडी हवाएं और प्रभावित क्षेत्र। पीछे हमने देखा जो सभी गर्म हवाएं थी। ठंडी हवाएं में देखिए फाइजेम तो ये ब्राज़ील में चलती है। मिस्ट्रल फ्रांस और रोन घाटी में, पीछे हमने देखा था। ग्रीगल जो है भूमध्य सागर में चलेगा। बोरा हो गया एड्रियाटिक सागर और इटली में। बुरान हो गया साइबेरिया और मध्य एशिया। नेवाडोस इक्वाडोर में हो गया। नार्दर हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट देखिए पैम्पेरो, तो यह अर्जेंटीना और उरुग्वे में चलता है। पापागायो मैक्सिको का पठार में चलता है। दक्षिणी वेस्टर्स तो यह दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में चलती है। पोनंत तो फ्रांस एवं कोस्टिक तट पर चलता है और नार्टे जो है मध्य अमेरिका में चलता है। अब देखिए आर्द्रता और वर्षा को समझिएगा, इसको इम्पॉर्टेंट है। देखिए आर्द्रता क्या होती है? तो वायु की जल वाष्प धारिता की मात्रा को ही आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। गर्म वायु में जलवाष्प रोके रखने की सामर्थ्य अधिक होती है जबकि शीतल वायु की सामर्थ्य जो है कम होती है, ठीक है। अब देखिए आर्द्रता के प्रकार यह 3 होता है। पहला निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो वायु की प्रति इकाई आयतन, देखिए परिभाषा पूछेगा आपको परीक्षा में। वायु की प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है। दूसरा देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता जो है जलवाष्प का अनुपात होता है जो वास्तव में वायु में पाई जाती है उसकी तुलना में जो वह वायु तथा तापक्रम पर जलवाष्प को रोके रख सकती है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? वायु में वास्तविक जलवाष्प की मात्रा बटे अधिकतम जलवाष्प की मात्रा या फिर उसका क्षमता इंटू 100। तीसरा है विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं और इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिए संघनन यानी कंडेंसेशन क्या होता है? तो संघनन की प्रक्रिया में जलवाष्प तरल अवस्था में बदल जाता है। वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था या फिर जलवाष्प से तरल या ठोस अवस्था में बदलता है और उसको क्या कहा जाता है? उष्णांक कहा जाता है, ठीक है। संघनन जो है अलग अलग फैक्टर पर निर्भर करता है जिसमें पहला हो गया वायु की सापेक्ष आर्द्रता और दूसरा है ठंडा होने की अवस्था पर। चलिए अगला है ओस। पता होगा आपको ओस क्या होता है? ड्यू इंग्लिश नेम याद रखिएगा। जब पृथ्वी पर रात्रि के समय विकिरण द्वारा वायुमंडल की निचली परतें ओसांक बिंदु से, कौन सा बिंदु? ओसांक यानी जिस पे ओस बन जाए, तो उस बिंदु से नीचे ठंडी हो जाती है और उसमें उपस्थित जल वाष्प बूंदें जो है संघनित हो जाती है और उसी को ओस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पाला। ओस और पाला में अंतर क्या होता है?
तो पृथ्वी के धरातल पर जब वायु तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तो जमी हुई नमी के कण से पाला बनता है, अर्थात हिम के रूप में। यानी जब पानी के रूप में आपका पृथ्वी के धरातल पर जमा तो वो हो गया आपका ओस, और जम गया बर्फ के रूप में, हिम के रूप में, तो हो गया पाला। तीसरा देखिए कोहरा क्या होता है, फॉग। तो कोहरा वायुमंडल की निचली परत में छोटे जल बिंदुओं का धुआं अथवा धूल कणों के साथ संघनन पुंज होता है। वायु की निचली परत में जल वाष्प का संघनन जो कोहरे का कारण होता है। वायु का उसके हिमांक बिंदु से नीचे शीतल होना होता है। इसमें जो है दृश्यता यानी दिखता कम है कोहरा के दिन में। अब देखिए धुंध क्या होता है। तो संघनन केंद्र की बड़ी संख्या में उपस्थित होने के कारण वायुमंडल की निचली परतों में धुंधलेपन की अवस्था को ही धुंध कहा जाता है। ये धुंध में आपको आ जाएगा धूल, धुआं, लवण, ये सभी मिल करके जो है संघनित होने के बाद दृष्टि यानी देखने की क्षमता को कम कर देती है और धुंध का रूप लेती है। पांचवा देखिए हिम यानी स्नो। हिम जो है तब बनता है जब हिमांक बिंदु से नीचे तापमान पर जल वाष्प का संघनन होता है। हिम वर्षण का एक ठोस रूप है जिसमें हिमकण और बर्फ की सूक्ष्म कंटिकाओं का सामंजस्य रहता है। छठा देखिए ओला। तो ओला तब बनता है जब जल बूंदें जम जाती है और इनके कणों का आकार बढ़ते रहता है। जब ये कण अधिक बड़े हो जाते हैं और आरोही वायु प्रवाह अवरोध को पार नहीं कर पाते हैं तो यह गिरना प्रारंभ करते हैं। ये कपासी मेघों से गिरते हैं और गरजने वाले तूफान से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट देखिए बादल यानी क्लाउड्स। तो बादल हवा के रुदोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होने पर उसके तापमान के उषांक से नीचे गिरने से बनती है। बादल का जो वर्गीकरण किया गया है तो है मौसम वैज्ञानिक यानी विज्ञान संगठन ने मेघों को जो है वह 10 स्तरीय वर्गीकरण किया है। देखिए निम्न मेघ, इसका जो है धरातल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक यह मिलती है। इसका पहला देखिए स्तरीय कपासी मेघ। तो स्तरीय कपासी नीचे मेघ होते हैं जो गोलाकार परिणाम अथवा बेलनाकार परतों में व्यवस्थित होते हैं जो आपस में इतने निकट होते हैं कि उनके किनारे मिल जाते हैं। दूसरा देखिए वर्षा स्तरीय मेघ। तो यह काला धूसर रंग के और लगभग एक समान आधार वाले मेघ होते हैं जो कि निरंतर वर्षा या फिर हिम देते हैं। तीसरा हुआ कपासी मेघ। तो कपासी मेघ संवहन मेघ होते हैं जो उस समय बनते हैं जब ऊपर उठती वायु राशि उस स्तर तक पहुंचती है जहां संघनन होता है और ये फूल के समान चमकदार और झोंकेदार होते हैं। चौथा देखिए कपासी मेघ वर्षा। तो यह नीचे से देखे जाने वाले काले धूसर दिखाई देते हैं लेकिन किनारों से सफ़ेद दिखाई देते हैं। यह तड़ित झंझा से संबंधित मेघ होते हैं जिनसे तेज वर्षा काफ़ी होती है, ओलावृष्टि होती है या फिर हिमपात भी होता है। इनके ऊपरी भाग निहाई मेघों के रूप में फैल जाती है। पांचवा देखिए स्तरीय मेघ। तो इन मेघों को एक समान परतें पाई जाती है। ये मंद, धूसर तथा साधारण दिखाई देते हैं। बी देखिए मध्यम मेघ। यह जो है 2000 मीटर से लेकर के 6000 मीटर तक फैला हुआ आता है। इसमें देखिए छठा कैटेगरी आता है उच्च कपासी मेघ। तो यह मेघ परतों में ही होते हैं। इन मेघों को भेड़ मेघ या ऊन के प्रकार के मेघ भी कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए वीडियो को पूरा, लास्ट आगे का पार्ट जो है इंपॉर्टेंट होगा। उच्च स्तरीय मेघ। तो यह जो मेघ है कभी कभी पतले और कभी कभी गहरे मेघ होते हैं जो सूर्य या चंद्रमा को पूर्ण रूप से ढक लेता है। यह प्रायः चक्रवात आने के पहले संबंधित होने का कारण होता है। यह वर्षा का पूर्वाभास देने वाला मेघ होता है। सी देखिए उच्च मेघ। तो यह 6000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं जिसके अंतर्गत आ गया आपका पच्छाव मेघ, पच्छाव स्तरीय। ठीक है, पच्छाव मेघ हुआ कोमल रेशेदार भूसे के ढेर समान मेघ होते हैं। पच्छाव स्तरीय क्या होता है? तो यह महीन और सफ़ेद चादर के समान पूरे आकाश में छाए रहते हैं। ये मेघ दिन में सूर्य तथा रात्रि में चंद्रमा के चारों ओर प्रभा मंडल बनाते हैं। पच्छाव कपासी क्या होता है? तो हिम रबों से बने एक प्रकार के उच्च मेघ जो छोटे हिमकणों से अथवा गोलाकार राशि समूह अथवा रेखाओं में होते हैं। पच्छाव कपासी मेघ होते हैं। इन्हें मैकरेल आकाश भी कहा जाता है।
चलिए देखते हैं वर्षा क्या होती है। मेघों के प्रकार को देख लिया हमने। तो जल के बाष्पीकरण होने से बाष्प वायुमंडल में पहुंचता है तथा ऊंचाई पर तापमान कम होने से उसका संघनन होता है। उसके बाद मेघ बनते हैं तथा वर्षा बूंदों का निर्माण होता है। जब बूंदों का आकार 1 से 3 mm होता है तो यह धरातल पर गिरता है, जिसे वर्षा कहते हैं। वर्षा के प्रकार देखिए, 3 प्रकार के वर्षा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। पहला हुआ तो संवहन वर्षा। तो वायुमंडल में संवहन की प्रक्रिया द्वारा जो वर्षा होती है उसको संवहन वर्षा कहते हैं। देखिए संवहनीय वर्षा कैसे होता है, नीचे ठंडा हवाएं आती है और ऊपर जो है आपका ऊपर उठती है गर्म हवाएं ऊपर जा रही है और नीचे ठंडा हवाएं आती है, तो इस तरह संवहन के कारण फिर वर्षा होती है। देखिए गर्म हवा ऊपर उठती है तथा ठंडी होकर के बादल का रूप ले लेती है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा के बाद ठंडी हवाएं नीचे उतर जाता है। यह वर्षा मेघ प्रस्फेट और तड़ित झंझा के शीत अग्र के साथ संबंधित होती है। दूसरा हुआ वर्षा का प्रकार, वह है पर्वतीय वर्षा। तो नमी से लदी वायु के मार्ग में पर्वत या अवरोध पड़ने से वह ऊपर उठ जाता है और इस कारण रुदोष्म रूप से ठंडी हो जाती है और पवनाभिमुख दिशा में वर्षा कराती है। देख रहे हैं इमेज आप। देखिए जिस ढाल पर वर्षा होती है उसे वर्षा पोषित या पवनाभिमुख क्षेत्र कहा जाता है, जबकि विमुख ढाल पर वर्षा नहीं होती तथा इसे वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा देखिए वर्षा का प्रकार, वह है वाताग्र या फिर चक्रवातीय वर्षा। तो दो विपरीत संभव वाली हवाएं जब आपस में टकरा जाती है, ठीक है, तो वाताग्र का निर्माण होता है। इस वाताग्र के सहारे गर्म वायु ऊपर की ओर उठती है और वर्षा होती है। यह वर्षा मुख्य रूप से मध्य और उच्च अक्षांशों में होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए वायु राशियां, वाताग्र एवं चक्रवात। देखिए वायु राशियां क्या होती है, यानी एयर मासेज। तो पृथ्वी के धरातल के व्यापक क्षेत्र को घेरे हुए और अग्र धरातलों से घिरी लगभग विशिष्टताओं में समरूप वायु के ढेर को वायु राशि कहा जाता है। वायु राशि में पाए जाने वाले भौतिक लक्षण तापक्रम होता है, हास्य हुआ, दर हुआ और आर्द्रता। ये जिस मार्ग पर चलती है उसका तापमान और आर्द्रता संबंधित दशाओं को परिमार्जित करती है और स्वयं भी उनसे प्रभावित होती है। यह वायु राशि का अनुप्रस्थ विस्तार कई हजार किलोमीटर और ऊपर की ओर क्षोभ मंडल तक रहता है। विश्व के विभिन्न भागों में मौसम संबंधित परिवर्तन विभिन्न वायु राशियों की क्रिया प्रतिक्रिया के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए वाताग्र यानी फ्रंट्स। दो परस्पर वायु राशियों के बीच निर्मित सीमा या बाउंड्री को वाताग्र कहा जाता है। वाताग्र जो है धरातलीय स्तर पर कुछ कोण पर झुका होता है। वाताग्र की ढाल पृथ्वी की अक्षीय गति पर आधारित होती है, जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ता है। वाताग्र उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रिया को ही वाताग्र उत्पत्ति कहते हैं। नेक्स्ट देखिए साइक्लोन, रेगुलरली आते रहता है, देखे होंगे न्यूज में काफ़ी बार। तो चक्रवात निम्न वायुदाब का एक तंत्र होता है जिसमें वायुदाब प्रवणता तीव्र रहती है। चक्रवात में पवन घूमती हुई चलती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा वामवर्त यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और अंदर की ओर होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणावर्त रहती है। चक्रवात के कितने प्रकार हुए? दो। एक हुआ शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है, पहला। तो इनकी उत्पत्ति पछुआ पवनों की पेटी में 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच होती है। यह अंडाकार होते हैं। ये चक्रवात प्रायः पश्चिम से पूर्व, डायरेक्शन याद रखिएगा, जनरली जो है पश्चिम से पूर्व में भ्रमण करते हैं। आकार में 150 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक यह हो सकता है। इनसे हल्की से मध्यम वर्षा होती है जो हल्की बौछारों के रूप में होती है। ये बौछारें कभी कभी भारी बौछारों का रूप लेती है जहां अस्थिर उष्ण वायु में संवहन होता है, क्योंकि यह वाताग्र के आगे शीत वायु के ऊपर तीव्रता से ऊपर उठ जाती है। दूसरा देखिए चक्रवात होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक जो है निम्न भार का तंत्र है जो उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में विकसित होता है। इसका विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर कर्क से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा तक होती है। इनकी उत्पत्ति सागरों के पश्चिम छोर के निकट होती है जहां पर उष्ण कटिबंधीय धाराएं बहुत अधिक जलवाष्प की पूर्ति करती है।
इन चक्रवातों का केंद्रीय भाग चक्रवात की आंख या शांत क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामवर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। देखिए, हरिकेन, टाइफून एवं टोर्नेडो चक्रवात के प्रकार अन्य हुए। देखिए, हरिकेन क्या हुआ, तो इसका संबंध कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के परिक्रमी उष्णकटिबंधीय तूफानों से है। ये पूर्वी प्रशांत महासागर में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ और पनामा के तटवर्ती भागों में उत्पन्न होते हैं। हरिकेन में एक शांत केंद्रीय क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर उच्च गति यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा से वायु परिक्रमा करती है। यह मध्य अटलांटिक महासागर से पश्चिमी द्वीप समूह होते हुए दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से एक मोड़दार मार्ग के सहारे गतिशील होता है। अगला देखिए, टाइफून। तो यह क्या होता है, पश्चिमी प्रशांत महासागर और चीन सागर में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को टाइफून कहा जाता है। यह एक तीव्र न्यून भार तंत्र होता है जो उग्र पवनों को उत्पन्न करता है और भारी वर्षा कराता है। इसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। नेक्स्ट देखिए, टोर्नेडो। तो यह एक अत्यंत तीव्र न्यून दाब केंद्र के चारों ओर विकसित वायु का तीव्रता से घूर्णन टोर्नेडो कहलाता है। यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होता है और इसका स्पीड आप देख रहे हैं 300 से लेकर के 500 किलोमीटर प्रति घंटा, काफ़ी प्रचंड और प्रलयकारी होती है। नेक्स्ट देखिए, एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात। तो प्रति चक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं द्वारा घिरा हुआ वायु का ऐसा क्रम है जिसके केंद्र में वायु दाब अधिकतम होता है जो कि बाहर की ओर घटता जाता है, जिस कारण हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात पवन का संचरण दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामवर्त रहता है। प्रति चक्रवात 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। इसके केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, अतः केंद्र का मौसम जो है साफ हो जाता है और वर्षा की संभावना नहीं रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, नीचे जो बटन है लाइक का जरूर कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है, ताकि हम और सुधार कर सकें। अब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देखा हूँ हमारे जो 70% व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार को और बड़ा बनाइए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक फ्रेंड्स को बेनिफिट हो सके। थैंक यू।